नमस्कार दोस्तों, आज की स्टोरी एक बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट पैराडॉक्स को सामने ला रही है। इंडिया के न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स का एक ग्रुप अब 165 बिलियन डॉलर से ज्यादा के मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुंच चुका है। लेकिन इसी स्टोरी का दूसरा साइड और भी इंटरेस्टिंग है। कुछ न्यू एज कंपनीज ने लिस्टिंग के बाद एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ क्रिएट की है, जबकि दूसरी कंपनीज के स्टॉक्स आईपीओ प्राइस के कंपैरिजन में बहुत नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या इंडिया के न्यू एज स्टॉक्स में रियल अपॉर्चुनिटी अभी भी बाकी है, या आईपीओ के टाइम जो ग्रोथ स्टोरी इन्वेस्टर्स को दिखाई गई थी उसका रियलिटी चेक अब शुरू हो चुका है? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने किसी न्यू एज कंपनी का आईपीओ लिया होता तो आज आप प्रॉफिट में होते या लॉस में? आज के वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। हम समझेंगे कि न्यू इकोनॉमी यूनिवर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, कौन से लिस्टेड कंपनीज ने आईपीओ के बाद स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएशन की, कौन से स्टॉक्स आईपीओ प्राइस से नीचे चले गए। पब्लिक मार्केट डिसिप्लिन का क्या मीनिंग है, इन्वेस्टर्स को आईपीओ के बाद क्या देखना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या आईपीओ प्राइस किसी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है या सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सबसे पहले ओवरऑल पिक्चर समझते हैं। अवेलेबल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की अराउंड 80 लिस्टेड न्यू एज एंड इंस्टीट्यूशनली बैक्ड कंपनीज ने अगस्त 17 तक अराउंड 165.8 बिलियन डॉलर यानी अप्रॉक्सीमेटली 15.8 लाख करोड़ रुपीस का कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रिएट किया था। ये यूनिवर्स न्यू इकोनॉमी इंडेक्स के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया गया है। इस इंडेक्स को मुंबई बेस्ड वेंचर डेट फर्म ट्राइफेक्टा कैपिटल कंपाइल करता है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि ये सिर्फ एक सिंपल सक्सेस स्टोरी नहीं है। न्यू एज कंपनीज का कंबाइंड मार्केट वैल्यू बहुत बड़ा है, लेकिन इंडिविजुअल कंपनीज के परफॉर्मेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस है। यानी एक तरफ कुछ कंपनीज इन्वेस्टर्स के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ क्रिएट कर रही हैं और दूसरी तरफ कुछ कंपनीज आईपीओ प्राइस के नीचे ट्रेड कर रही हैं। इसी डिफरेंस को समझना इस पूरी स्टोरी का में ऑब्जेक्टिव है। हटीक्षटी अब क्यूरियोसिटी यहीं से शुरू होती है। आखिर एक ही न्यू इकोनॉमी यूनिवर्स के अंदर कुछ कंपनीज इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्म क्यों कर रही हैं और कुछ कंपनीज आईपीओ के बाद इतना वीक क्यों परफॉर्म कर रही हैं? इसका आंसर सिर्फ बिजनेस ग्रोथ में नहीं है। इसमें वैल्यूएशन, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट एक्सपेक्टेशंस, बिजनेस मॉडल, पब्लिक मार्केट डिसिप्लिन और इन्वेस्टर सेंटिमेंट सबका रोल है। अब पहले विनर्स को समझते हैं। रिपोर्ट में कुछ न्यू एज लिस्टेड कंपनीज का एग्जाम्पल दिया गया है जिन्होंने आईपीओ के बाद सिग्निफिकेंट मार्केट वैल्यू क्रिएट की है। अल्थर एनर्जी, इटर्नल, नजारा टेक्नोलॉजीज, सेडेमक और रेट गेन ये कंपनीज टॉप गेनर्स के ग्रुप में हाईलाइट की गई हैं। अल्थर एनर्जी का आईपीओ में 2025 में आया था। रिपोर्ट के टेबल के अकॉर्डिंग आईपीओ प्राइस 357 रुपीस था और करंट मार्केट प्राइस 1685 रुपीस के अराउंड दिखाया गया है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आईपीओ के बाद स्टॉक ने सिग्निफिकेंट अप्रिशिएशन देखी। इटर्नल का आईपीओ जुलाई 2021 में हुआ था। आईपीओ प्राइस 316 रुपीस के कंपैरिजन में टेबल में करंट मार्केट प्राइस अराउंड 231 रुपीस दिखाया गया है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग मिलती है। हर कंपनी जो न्यू इकोनॉमी या टेक्नोलॉजी स्टोरी का पार्ट है वो ऑटोमेटिकली विनर नहीं होती। सेम सेक्टर, सेम जनरेशन, सेम मार्केट एनवायरनमेंट, लेकिन इन्वेस्टर रिटर्न्स कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं। नजारा टेक्नोलॉजीज का एग्जाम्पल भी इंटरेस्टिंग है। इसका आईपीओ मार्च 2021 में हुआ था। टेबल में आईपीओ प्राइस अराउंड 158 रुपीस और करंट मार्केट प्राइस अराउंड 134 रुपीस दिखाया गया है। यानी कंपनी का बिजनेस न्यू एज कैटेगरी का पार्ट होने के बावजूद स्टॉक रिटर्न ऑटोमेटिकली पॉजिटिव नहीं रहा। सेडेमक का आईपीओ मार्च 2026 में हुआ। आईपीओ प्राइस अराउंड 140 रुपीस और टेबल में करंट प्राइस अराउंड 140 रुपीस दिखाया गया है। यानी लिस्टिंग के बाद परफॉर्मेंस रिलेटिवली फ्लैट दिखाई गई। रेट गेन का आईपीओ दिसंबर 2021 में हुआ था। आईपीओ प्राइस अराउंड 126 रुपीस और टेबल में करंट मार्केट प्राइस अराउंड 156 रुपीस दिखाया गया है। यानी कुछ कंपनीज में गेन स्ट्रॉन्ग है,
कुछ में लिमिटेड गेन्स हैं और कुछ में इन्वेस्टर्स अभी भी आईपीओ प्राइस के आसपास या नीचे हैं। अब दूसरी साइड देखिए, रिपोर्ट में टॉप लूजर्स का भी डेटा दिया गया है। फर्स्ट क्राई, ओला इलेक्ट्रिक, वेकफिट एथिरिस और स्विगी, इन कंपनीज में आईपीओ के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंट डाइवर्जेंस दिखाया गया है। फर्स्ट क्राई का आईपीओ अगस्त 2024 में हुआ था। टेबल में आईपीओ प्राइस -56 के कंपैरिजन के साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 10,684 करोड़ रुपीस दिखाया गया है। ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ अगस्त 2024 में हुआ था। टेबल में -49 का मूवमेंट दिखाया गया है। वेकफिट का आईपीओ दिसंबर 2025 में हुआ। टेबल में -33 का मूवमेंट दिखाया गया है। एथिरिस का आईपीओ में 2024 में हुआ और टेबल में -31 का मूवमेंट दिखाया गया है। स्विगी का आईपीओ नवंबर 2024 में हुआ और टेबल में -30 का मूवमेंट दिखाया गया है। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इन कंपनीज के बिजनेस खराब हैं? जरूरी नहीं, स्टॉक प्राइस और बिजनेस परफॉर्मेंस एक ही चीज नहीं होते। एक कंपनी का रेवेन्यू ग्रो कर सकता है, यूजर्स बढ़ सकते हैं, मार्केट शेयर इंप्रूव हो सकता है, लेकिन अगर आईपीओ के टाइम वैल्यूएशन बहुत हाई थी तो स्टॉक प्राइस फ्यूचर में करेक्शन देख सकता है। यही पब्लिक मार्केट डिसिप्लिन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। प्राइवेट मार्केट में कंपनी को ग्रोथ स्टोरी के बेसिस पर हाई वैल्यूएशन मिल सकती है, लेकिन जब कंपनी पब्लिक मार्केट में लिस्ट होती है तो इन्वेस्टर्स उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, ग्रोथ, वैल्यूएशन और फ्यूचर अर्निंग्स को कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट करते हैं। अगर मार्केट को लगता है कि वैल्यूएशन बिजनेस परफॉर्मेंस से ज्यादा हाई है तो स्टॉक प्राइस पर प्रेशर आ सकता है। अब सिंपल एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए एक न्यू एज कंपनी का आईपीओ प्राइस 100 रुपीज है। इन्वेस्टर्स को लगता है कि कंपनी फ्यूचर में बहुत फास्ट ग्रो करेगी। इस एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर स्टॉक 150 या 200 रुपीज तक चला जाता है, लेकिन कुछ क्वार्टर्स के बाद ग्रोथ एक्सपेक्टेशन स्लो हो जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं पहुंचती और कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है, तो इन्वेस्टर्स अपनी वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशंस रिड्यूस कर सकते हैं। स्टॉक 200 से 150, फिर 120 और इवेंचुअली 90 रुपीज तक आ सकता है। कंपनी का बिजनेस कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं हुआ, लेकिन मार्केट ने उसकी वैल्यूएशन को रीसेट कर दिया। इसी को वैल्यूएशन रियलिटी चेक के कॉन्टेक्स्ट में समझा जा सकता है और रिपोर्ट का सेंट्रल मैसेज भी यही है। न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स के लिए पब्लिक मार्केट डिसिप्लिन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट हो रहा। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट समझिए। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लार्ज कंपनीज का ग्रुप कंबाइंड मार्केट वैल्यू का मेजर पोर्शन रिप्रेजेंट करता है। अराउंड 50 कंपनीज कंबाइंड मार्केट वैल्यू का नियरली 80% अकाउंट करती हैं। इसका मीनिंग क्या है? न्यू इकोनॉमी यूनिवर्स का ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत लार्ज दिख रहा है, लेकिन उस वैल्यू का मेजर पोर्शन लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज के पास कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी हेडलाइन नंबर $165 बिलियन से ज्यादा का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर न्यू एज कंपनी इक्वली सक्सेसफुल है। एक्चुअली मार्केट कैपिटलाइजेशन का लार्ज पार्ट कुछ लीडिंग कंपनीज में कॉन्सेंट्रेटेड है और रिमेनिंग कंपनीज में परफॉर्मेंस काफी मिक्स्ड हो सकती है। ये इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इंडेक्स का परफॉर्मेंस और इंडिविजुअल स्टॉक का परफॉर्मेंस कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। अगर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है तो भी आपका सिलेक्टेड स्टॉक वीक हो सकता है, और अगर कुछ इंडिविजुअल कंपनीज एक्सेप्शनल वेल्थ क्रिएट कर रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा सेक्टर इक्वली अट्रैक्टिव है। अब रिपोर्ट में न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का भी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन दिया गया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 33 कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास एटलीस्ट 5 ईयर ट्रेडिंग हिस्ट्री है। इनमें से 15 कंपनीज ने अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बाद इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव आईवे रिटर्न्स दिए, जबकि 8 कंपनीज ने आईपीओ प्राइस से बिलो परफॉर्मेंस दिखाई। यानी लॉन्ग टर्म लिस्टेड हिस्ट्री के अंदर भी परफॉर्मेंस मिक्स्ड है। ये डेटा एक इम्पॉर्टेंट लेसन देता है। आईपीओ में इन्वेस्ट करना और सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना दो डिफरेंट थिंग्स हैं। आईपीओ के टाइम इन्वेस्टर के पास कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के एस्टिमेट्स होते हैं। लिस्टिंग के बाद एक्चुअल नंबर्स सामने आते हैं, एक्चुअल रेवेन्यू, एक्चुअल प्रॉफिट,
एक्चुअल कैश फ्लो, एक्चुअल कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, एक्चुअल मार्जिन्स और एक्चुअल कंपेटिटिव प्रेशर। पब्लिक मार्केट में एक्सपेक्टेशंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली टेस्ट करती है। अब यहाँ कॉन्सिक्वेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर न्यू एज कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज हो रहा है लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक परफॉर्मेंस हाईली डाइवर्जेंट है, तो इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक सिलेक्शन और वैल्यूएशन एनालिसिस और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ कंपनी को न्यू एज टेक्नोलॉजी, डिजिटल कंज्यूमर, इंटरनेट, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, फिनटेक या स्टार्टअप बैकग्राउंड के बेसिस पर बाय करना सफिशिएंट नहीं है। इन्वेस्टर को ये देखना होगा कि कंपनी एक्चुअली वैल्यू क्रिएट कैसे करेगी, रेवेन्यू ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं, कैश फ्लो पॉजिटिव कब होगा, कंपटीशन कितना है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट, करंट मार्केट वैल्यूएशन फ्यूचर ग्रोथ को ऑलरेडी कितना प्राइस इन कर चुकी है। अब रिपोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है एग्जिट मार्केट। फॉर वेंचर इन्वेस्टर्स, पब्लिक मार्केट एक इम्पॉर्टेंट एग्जिट राउट होता है। जब प्राइवेट कंपनी आईपीओ के थ्रू पब्लिक मार्केट में लिस्ट होती है, तो अर्ली इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट से एग्जिट का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। लेकिन पब्लिक लिस्टिंग के बाद स्टॉक मार्केट की रियलिटी अलग होती है। पब्लिक इन्वेस्टर्स कंपनी के वैल्यूएशन को कंटिन्यूअसली रीअसेस करते हैं। इसलिए आईपीओ सिर्फ फंडरेजिंग इवेंट नहीं है, ये पब्लिक मार्केट टेस्ट भी है। कंपनी को क्वार्टरली रिजल्ट्स, इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स और शेयर होल्डर स्क्रूटनी फेस करनी पड़ती है। यानी प्राइवेट मार्केट से पब्लिक मार्केट का ट्रांजिशन कंपनी के लिए एक मेजर चेंज होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आईपीओ के बाद स्टॉक प्राइस गिरने का मतलब कंपनी फेल हो गई? आंसर है जरूरी नहीं। स्टॉक प्राइस डिक्लाइन के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। हाई आईपीओ वैल्यूएशन, वीक मार्केट सेंटिमेंट, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस का रीसेट, लॉक इन एक्सपायरी के बाद सेलिंग कंपटीशन ग्रोथ, स्लो डाउन या ब्रॉडर मार्केट करेक्शन। इसलिए इन्वेस्टर को स्टॉक प्राइस मूवमेंट को बिजनेस फंडामेंटल्स के साथ रीड करना चाहिए। रिपोर्ट में लॉक इन पीरियड के एंड के बाद लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टर एक्टिविटी का पॉइंट भी हाईलाइट किया गया है। जब अर्ली इन्वेस्टर्स के लॉक इन रिस्ट्रिक्शंस एक्सपायर होते हैं, तो मार्केट में एडिशनल शेयर्स अवेलेबल हो सकते हैं। अगर अर्ली इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है और स्टॉक प्राइस पर टेम्पररी या सस्टेन्ड प्रेशर आ सकता है। लेकिन अगेन, ये ऑटोमेटिकली बिजनेस वीकनेस का प्रूफ नहीं है। ये सप्लाई एंड डिमांड का फैक्टर भी हो सकता है। अब रिपोर्ट के एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का आईपीओ 100 रुपीज पर हुआ, अर्ली इन्वेस्टर्स के पास शेयर्स लॉक इन फतिया लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद उनके शेयर्स मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। अगर बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक साथ सेलिंग करते हैं और न्यू बायर्स की डिमांड कंपैरेटिवली लो है, तो स्टॉक प्राइस डिक्लाइन कर सकता है। इसी वजह से आईपीओ स्टॉक्स में लॉक इन एक्सपायरी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब न्यू इकोनॉमी कंपनीज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज क्या है? ग्रोथ को प्रॉफिटेबल ग्रोथ में कन्वर्ट करना। प्राइवेट मार्केट में इन्वेस्टर्स हाई ग्रोथ को प्रीमियम वैल्यूएशन दे सकते हैं, लेकिन पब्लिक मार्केट में इवेंचुअली प्रॉफिटेबिलिटी और कैश जनरेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर कंपनी रेवेन्यू ग्रो कर रही है लेकिन लॉसेस कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं, तो मार्केट इवेंचुअली क्वेश्चन करेगा कि सस्टेनेबल प्रॉफिट कब आएगा। इसीलिए न्यू एज कंपनीज के लिए नेक्स्ट फेज सिर्फ ग्रोथ का नहीं, ग्रोथ प्लस प्रॉफिटेबिलिटी का फेज हो सकता है। अब इन्वेस्टर्स को क्या ट्रैक करना चाहिए? सबसे पहले रेवेन्यू ग्रोथ, दूसरा ग्रोस मार्जिन, तीसरा ऑपरेटिंग मार्जिन, चौथा कैश फ्लो, पांचवा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, छठा कस्टमर रिटेंशन, सातवां मार्केट शेयर, आठवां कंपेटिटिव इंटेंसिटी और नौवां वैल्यूएशन। अगर कंपनी ग्रोथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर रही है, तो वैल्यूएशन सस्टेन करना कंपैरेटिवली ईजियर हो सकता है। लेकिन अगर वैल्यूएशन हाई है और ग्रोथ स्लो हो रही है, तो करेक्शन का रिस्क इंक्रीज हो सकता है। अब पूरी स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन समझिए। इंडिया का न्यू इकोनॉमी यूनिवर्स अब स्मॉल एक्सपेरिमेंट नहीं रहा। अराउंड 80 लिस्टेड एंड इंस्टीट्यूशनली बैक्ड न्यू एज कंपनीज का कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन $165 बिलियन से ज्यादा बताया गया है। लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर परफॉर्मेंस एक्सट्रीमली डिफरेंट है। कुछ कंपनीज ने स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएशन की,
कुछ कंपनीज आईपीओ प्राइस के आसपास हैं और कुछ कंपनीज आईपीओ प्राइस से सिग्निफिकेंटली नीचे ट्रेड कर रही हैं। यानी न्यू इकोनॉमी स्टोरी एक सिंगल स्टोरी नहीं है। ये मल्टीपल डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स, डिफरेंट वैल्यूएशंस, डिफरेंट प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल्स और डिफरेंट इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस की स्टोरी है। और इसी वजह से पब्लिक मार्केट डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट हो रहा है। अब आपको शॉर्ट रिकैप देती हूँ। इंडिया का न्यू इकोनॉमी यूनिवर्स $165 बिलियन से ज्यादा के मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुंच गया है, लेकिन मार्केट वैल्यू का लार्ज पोर्शन लिमिटेड कंपनीज में कॉन्सेंट्रेटेड है। कुछ कंपनीज आईपीओ के बाद स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएटर्स बनी हैं, जबकि कुछ कंपनीज ने सिग्निफिकेंट करेक्शन देखा है। पब्लिक मार्केट में वैल्यूएशन रियलिटी चेक कंटिन्यूअसली होता है। आईपीओ प्राइस कंपनी की फाइनल वैल्यू नहीं होती। और न्यू एज कंपनी के लिए ग्रोथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी और कैश जनरेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपके अकॉर्डिंग न्यू एज कंपनीज के स्टॉक परफॉर्मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, वैल्यूएशन या पब्लिक मार्केट सेंटिमेंट? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बताइए। सिर्फ एक वर्ड नहीं, अपना रीजन भी बताइए। और अगर आपको लगता है कि आईपीओ इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग के बाद कंपनी को कंप्लीटली नए पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना चाहिए, तो वो भी कमेंट में बताइए। अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट बिजनेस, आईपीओ, न्यू इकोनॉमी कंपनीज, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स और इंपॉर्टेंट मार्केट ट्रेंड्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश में डिटेल के साथ समझना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Disclaimer. Welcome to Safar or Seek Knowledge. This channel is created only for educational and informational purposes. इस चैनल पर दी गई सभी जानकारी केवल शिक्षा और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। यहाँ व्यक्त विचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और व्यक्तिगत विश्लेषण पर आधारित है। This channel does not provide financial, investment, legal, tax, medical, or professional advice. किसी भी निवेश, व्यापार, कानूनी या any महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले स्वयं शोध करें और संबंधित विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें. Safar or Seek Knowledge is not responsible for any financial loss, business loss, or any other consequence arising from the use of the information shared on this channel. All company names, trademarks, logos, and brands belong to their respective owners and are used only for educational, news reporting, review, and commentary purposes. CA Safar or Seek Knowledge. All rights reserved.